हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो ऑफ फार्मा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मासिस्ट एग्जाम कैप्सूल सीरीज में। जैसा मैंने अनाउंसमेंट वीडियो डाला था कि हम नेक्स्ट अपकमिंग 30 डेज में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं फॉर ऑल द फार्मासिस्ट एग्जाम एज वेल एज जीपैट एंड नाइपर, दैट इज 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। थोड़ा सा यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर दूंगा। तो आज हमारा डे 1 है जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है कैसे होता है। फिर हम इस वीडियो में उसके आगे बात करेंगे ग्लास के बारे में, डिफरेंट टाइप के ग्लासेस कौन से होते हैं, क्या उनका टेस्ट होता है, टेस्ट लिमिट्स, वो सारी चीज़ें जिससे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल्स, जिसमें लीकर टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर डिफरेंट टाइप के स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसियस, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, सारी चीज़ें। फिर अलग अलग तरीके का जो स्टरलाइजेशन होता है, लाइक अपने पास टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मॉइस्ट हीट में, रेडिएशन में क्या चीज़ें होती हैं, फिल्टर्स कितने कितने यूज़ होते हैं, उनमें क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इतना एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपके पास लेके आया हूँ। तो वीडियो पूरा अगर एंड तक देखोगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो से आप ईजिली किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये थोड़ा बेसिक है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्यूसी इन द फार्मास्यूटिकल इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड से मीट करे। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक क्रुशियल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ताकि हमारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस को मीट करने के लिए, ताकि प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी रहे, कोई भी एरर्स हो तो वो हम डिटेक्ट कर सके और डिफेक्टिव मेडिसिन या पेशेंट के पास पहुंचने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डिफेक्टिव मेडिसिन, डिफेक्टिव डिवाइसेस, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी इतना कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ये भी यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करता है, प्रोडक्ट की इफिकेसी को मेंटेन करता है और लीगल एंड फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों से आप एक क्वेश्चन ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। चलो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास। अब देखो, हमें पता है कि ग्लास कितने तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, वो इनके नेम पे ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और नेम पे ही आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 को हम लोग बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 को हम लोग बोलते हैं क्या है, सोडा लाइम ग्लास। टाइप 4 को हम लोग बोलते हैं नॉन पेरेंटल सोडा लाइम ग्लास। हम लोग किसको बोलते हैं, टाइप 4 को, या नॉन पेरेंटल बोल सकते हो सोडा लाइम ग्लास, या इसी को हम लोग टाइप 4 को क्या, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी इसको बोला जाता है, सेम ही नाम है किसका, टाइप 4 का। ठीक, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये तो पहला एक इनके नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है लीक टेस्ट पे, कि इनके किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केवल जो टाइप 2 है उसमें हमारा वाटर अटैक टेस्ट होता है, बाकी सभी में जो है वो आपका पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है। ठीक है, तो पाउडर्ड ग्लास, वाटर अटैक, उसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको उसके बारे में बस नाम याद रख। ठीक है, अब उसमें यूज क्या होता है, उसमें यूज होता है अपने पास 0.02 नॉर्मल H2SO4 का यूज होता है और उसकी क्या लिमिट होती है, क्या एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो है यहाँ पे। तो सबसे पहले टाइप 2 में, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं। हाँ देखो, टाइप 2 में हमने देखा कि वाटर अटैक होता है, तो टाइप 2 जो है उसका थोड़ा सा केस अलग है, बाकी सबको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग टाइप 2 को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे पहले में क्या है कि 1 ml से ज्यादा का एब्जॉर्बेंस नहीं शो करना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। टाइप 2 जो है वो, टाइप 3 सॉरी 8.5 ml एंड टाइप 4 जो है वो 15 ml। अब ये चाहे आपका जो ग्लास है वो 100 ml कैपेसिटी का हो, 10 ml कैपेसिटी का हो, या आपका 1000 ml कैपेसिटी का हो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्यों? सिंपल सा समझो ना यार, यहाँ पे पाउडर्ड ग्लास टेस्ट है। आपने क्या किया, ग्लास को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो चाहे वो 100 ml का हो, 10 ml का हो, 1000 ml का हो, 5 ml का हो, वो तो ग्लास हो पाउडर हो गया ना, फिर तो उसकी ओरिजिनलिटी तो है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमें अलग वैल्यूज नहीं देखने को मिलती, एक सिंगल वैल्यू देखने को मिलती है। समझिए बात को। अब हम अगला जो देखेंगे वो है कि वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 क्राइटेरिया आता है, एक हमारा 100 ml या उससे कम हो, और दूसरा आता है 100 ml या उससे 100 ml इक्वल नहीं, सॉरी यहाँ पे दूसरा आएगा अपना 100 ml से ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर 100 ml या उससे कम है तो अपना 0.7 ml एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर 100 ml या उससे ज्यादा है
तो 100 ml से ज़्यादा है सॉरी तो 0.2 ml है तो आप कर सकता, समझ गए बात। तो ये एक इसको है, ये याद रखना आप। अब क्योंकि देखो कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारा टाइप 2 सीडेड सोडा लाइन ग्लास है, 50 ml की कैपेसिटी है उसको, अब बताओ कितना उसकी एब्जॉर्बिंग करने की लिमिट कितनी है, 0.002 नॉर्मल H2SO4, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है 100 ml से कम है या 100 ml से ज्यादा। अब इनके थोड़ा यूज देख लें, अगर हम टाइप 1 जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे हाईली रेजिस्टेंट होता है तो उसके लिए हम लोग बफर्ड अनबफर्ड एक्वा सोल्यूशन, ऑल अदर सोल्यूशन, एंड पेरेंटल्स के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, टाइप 1 का यूज करते हैं। टाइप 2 हमारा बफर्ड सोल्यूशन जिसका पीएच क्या है 7 से ज्यादा हो, कम हो सॉरी, ड्राई पाउडर, ओलियोजिनस प्रिपरेशन, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। सोडा लाइन का हम लोग टाइप 3 ड्राई पाउडर ओलियोजिनस सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। टाइप 4 जो नॉन पेरेंटल है उसमें हम देखो सिंपल सा मेंशन ही कर दिया कि नॉन पेरेंटल, मतलब इसमें हम पेरेंटल बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। टैबलेट जाएगा आपका, कैप्सूल जाएगा, ओरल एंड एक्सटर्नल लिक्विड, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, इन सबको हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही टेबल बना के जहां आप पढ़ रहे हो वहां सामने पेस्ट कर लेना, इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेरेंटल्स की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो देखो इसमें मेनली तीन चार टेस्ट होते हैं। पहला होता है पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट, फिर दूसरा जो होता है आपके पास क्लैरिटी टेस्ट होता है, तीसरा होता है स्टर्लिटी टेस्ट और चौथा होता है पायरोजन टेस्ट। ये चार होते हैं। तो सबसे पहले पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट में दो तरीके के आते हैं, एक आता है आपके पास लीकर टेस्ट, दूसरा आता है हैमर टेस्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लीकर टेस्ट है वो एम्प्यूल्स के लिए और हैमर टेस्ट जो है वो वॉयल्स एंड बॉटल्स के लिए यूज होता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगर आप ये नाम भूल जाओगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है, ये आगे का तो है ही पूछने लायक, बट उससे पहले बेसिक यहीं से पूछ लेता है कि लीकर टेस्ट यूज फॉर। अब आपको ये तो पता है कि हाँ पेरेंटल के लिए है, पैकेज इंटीग्रिटी है, बट तीन ऑप्शन दे दिया एम्प्यूल्स, वॉयल्स, ग्लास, तो वहां पे कंफ्यूज जाता है। तो आपको याद रखना एम्प्यूल्स के लिए यूज किया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू डाई लेते हैं, वैक्यूम के साथ होता है, डाई इंट्रूजन इंडिकेट द लीक, मतलब क्या सिंपल सा मिथाइल ब्लू डाई को हमने वैक्यूम के साथ किया, अगर डाई अंदर गई मतलब क्या हो, जो है हमारा क्या एम्प्यूल्स जो है वो लीक कर रहा है, सिंपल सी बात। वॉयल्स एंड बॉटल की बात करें तो इसके बेस पे अगर हम शार्प तरीके से स्ट्राइक करेंगे तो वैक्यूम साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो मतलब यह है कि इंटैक्ट है, सही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, उतना याद नहीं, बस आपको ये नाम अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और डाई का नाम याद रखना है, इसमें मिथाइलिन ब्लू डाई यूज करते हैं हम। और मिथाइलिन ब्लू डाई जो हम लोग यूज करते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1% कंसंट्रेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट होता है क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट का क्या मतलब है, क्लियर है कि सॉल्यूशन नहीं, कि उसमें जो हमारा पेरेंटल में कोई पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज होता है अपना, नेफ्लोमीटर लाइट स्कैटरिंग पे बेस्ड होता है, फिर आपका कोल्टर काउंटर मेथड, लाइट एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये हमारे मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। अब अगर आपका पार्टिकल साइज जो 10 माइक्रोन या उससे कम है तो आपको 50 पार्टिकल्स अलाउड हैं पर ml में। अगर आपका जो है वो 25 माइक्रोन या उससे ज्यादा वो है मतलब कम है तो आपको क्या होना चाहिए, तब आपके 5 पार्टिकल्स अलाउड है, ठीक है। तो ये यही इतने, इससे बड़े पार्टिकल्स अलाउड नहीं है। तो यही पार्टिकल्स आपको याद रखने हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 10 माइक्रोन या उससे कम है तो आपको 50 पार्टिकल्स, अगर आपका 25 माइक्रोन या उससे कम है तो आपको कितने अलाउड हो जाएंगे, तब आपको अलाउड हो जाएंगे 5 पार्टिकल्स। तो ये एक हमारा एक, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो थर्ड वन इज स्टर्लिटी टेस्ट। स्टर्लिटी टेस्ट में क्या होता है कि हम चेक करेंगे उसमें कोई भी आपका वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, माइक्रोब तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले होता है डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर में थायोग्लाइकोलेट मीडिया में हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। अगर वो कल्चर ग्रो करने लग गया मतलब क्या होगा कि आपके सैंपल में कोई बैक्टीरिया था और ये एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकता है। फिर आता है सोयाबीन कैजीन मीडिया, ये किसको डिटेक्ट करता है, ये फंजाई को डिटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर से क्या करते हैं, पहले पास करा लिया, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया कि ये फिल्टर असेंबली लगी हमारी, ठीक है, यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगाया 0.45 माइक्रोमीटर का और इससे हमने पास करा लिया। तो जो सारे बैक्टीरिया हैं जो भी होगा उस फिल्टर पेपर पे एडहेयर कर गए। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को हम एक न्यूट्रिएंट ग्रोथ मीडिया में इंक्यूबेट करेंगे और अगर इस पेपर पे हमें कोई भी बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने को मिला मतलब क्या हुआ कि सैंपल में आपकी कोई भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये एक बेसिक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का तरीका है स्टर्लिटी टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि पायरोजन जो होता है क्या होता है, वो ऐसे इंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में गए तो फीवर कॉज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोजन। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक होता है अपने पास क्या लायल टेस्ट जिसको बोलते हैं LAL, ल्यूमिनस एमिबोसाइट लाइसेट टेस्ट, और दूसरा होता है रैबिट पायरोजन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हॉर्स सू क्रैब जो कि क्या किस वो है बैक्टीरिया कौन सा है, ल्यूमिनस पॉलीफेमस, उसका ब्लड डिराइव एजेंट लेते हैं। अगर वो जेल की तरह क्लॉट हो गया मतलब वहाँ पे क्या है इंडोटॉक्सिन है। दूसरा आता है अपने पास रैबिट पायरोजन टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैबिट पे टेस्ट करते हैं। तो इसमें 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला होता है शैम टेस्ट या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब पहले एक नॉर्मल चेक करने के लिए टेस्ट यूज करते हैं। इसमें हेल्दी रैबिट्स को लेके उसका स्टेबल एक बेस लाइन टेम्परेचर सेट करते हैं उनका। फिर मेन टेस्ट में क्या आता है कि IV उसको इंजेक्ट किया, टेम्परेचर को हर 30 मिनट्स पे रिकॉर्ड करते हैं 3 घंटे तक। फिर प्रास क्राइटेरिया क्या है कि सारे टेम्परेचर जो राइज है वो
0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी रैबिट में, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, पास है, मतलब कोई भी आपका उसमें पायरोजन नहीं प्रेजेंट। तो ये बेसिक से सारे क्या थे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से पेरेंटल्स के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसे आपका ग्लास वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, वैसे ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले कितने मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कितने हैं, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, गैसियस है, रेडिएशन है, फिल्ट्रेशन। मैकेनिज्म इनका क्या है, ये प्रोटीन, ड्राई हीट जो है प्रोटीन को ऑक्सीडेशन करा देता है, मॉइस्ट हीट क्या करता है, डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कराता है, गैसियस क्या है, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन। अब गैस कौन सी, एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो डीएनए प्रोटीन डैमेज बाय यूवी और आयनाइजिंग रेडिएशन से डीएनए एंड प्रोटीन डैमेज हो जाता है। फिजिकल रिटेंशन ऑफ माइक्रोब्स, ये तो मैंने अभी फिल्ट्रेशन का आपको बता ही दिया। यूज इसके लिए किसके लिए यूज होते हैं, एप्लीकेशन हमारा बात करें तो ड्राई हीट हम ग्लास सिरिंजेस, नीडल्स, ड्राई पाउडर, ऑयल्स एंड फैट्स के लिए करेंगे। मॉइस्ट हीट हम एक्वा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ड्रेसिंग एंड रबर के लिए करेंगे। गैसियस में हम डिस्पोजेबल सिरिंजेस, फ्रेजाइल रबर एंड रूम सर्फेसेस, इन सब के लिए गैसियस का यूज करते हैं। और रेडिएशन में प्लास्टिक सिरिंजेस, ग्लव्स एंड डिस्पोजेबल्स का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करें तो अगर कोई थर्मोलाबाइल लिक्विड या सोल्यूशन है तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं उनका स्टरलाइजेशन। अब इसमें दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर, दूसरा होता है केमिकल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ड्राई हीट में बैसिलस सब्टिलस है, इसका क्या है कि, और इसका केमिकल इंडिकेटर जो है ब्राउन ट्यूब या बॉडी टेप, हीट टेप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैसिलस सब्टिलस वर्म नाइगर, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि ड्राई हीट मतलब बहुत ज्यादा हीट पाके सारे जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गया, वो निग्रो हो गया, तो नाइगर से इसको मैंने ऐसे याद किया था। मॉइस्ट हीट की बात करें तो इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस और दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीनिस। फिर इसमें क्या होता है, स्ट्राइप पेपर्स, इसका केमिकल इंडिकेटर्स है। गैसियस की बात करें तो बैसिलस सब्टिलस वर्नाइगर, वही सी में रॉयसे सैचेट जो है इसका केमिकल इंडिकेटर है। रेडिएशन की बात करें तो बैसिलस प्यूमिलस और डोसीमीटर इसका केमिकल इंडिकेटर। फिल्ट्रेशन में बबल पॉइंट टेस्ट करते हैं और स्यूडोमोनास डिमिनुटा और सेरेटिया माइक्रो मार्सेशियंस, ये जो है ये इसके केमिकल इंडिकेटर्स। तो ये हमारा पूरा एक स्टरलाइजेशन की टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बिल्कुल मिस मत करना, इसको याद रख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो सारे स्टरलाइजेशन में है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे आज के वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर ले थोड़ा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हम अलग अलग पैरामीटर्स पे करते हैं। अगर हम 115 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो हमें 10 psi प्रेशर पे 30 मिनट्स करना होगा। 121 जो 15 डिग्री से 15 psi पे 15 मिनट्स, ये सबसे आइडियल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। फिर 126 डिग्री सेल्सियस 20 psi करेंगे तो 10 मिनट तक ही, और 134 30 psi तो 30 मिनट्स। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे एक चीजें समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में, तो अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो 3 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। 150 पे 2.5 आवर्स, 160 पे 2 आवर्स एंड 170 पे 1 आवर्स के लिए हमें रखना पड़ेगा। ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात हो गई थी। तो ये थोड़ा सा पैरामीटर है जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। अब रेडिएशन स्टरलाइजेशन की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या है कि हमारे पास दो तरीके की रेडिएशन है मेनली। एक हमारे पास, एक हम यूज करते हैं क्या, गामा रेडिएशन, और दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, दूसरा हम लोग यूज करते हैं कि एक हम गामा यूज करते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं क्या, यूवी रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन का जो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो गामा रेडिएशन में सबसे पहले जो चीज है अपने पास वो है सोर्स। तो सोर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई चीजें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट अ मिनट। ठीक, देखो ये पैरामीटर नहीं है, ये क्या है, ये सोर्स है। सोर्स क्या है इसका, कोबाल्ट 60 सीजियम 137 है। फिर इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 5.3 ईयर्स, कोबाल्ट 60 की। इनिशियल एनर्जी जो है इसकी वो कितनी है, 1.3 मेगा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डोज की अगर हम बात करेंगे तो 2.5 मेगाहर्ट्ज है, और रेडिएशन अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, 25 किलो ग्रे होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये थोड़ा सा टेबल ऊपर नीचे हो गई, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना। बाकी मैं पीडीएफ अपलोड करने से पहले मैं इसको करेक्ट करके फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे सोर्स जो है वो मर्करी वेपर लेंथ, और रेडिएशन जो है वो क्या है, 265 नैनोमीटर होता है। ठीक, अब यहाँ पे दो तरीके की रेडिएशन आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन आयनाइजिंग। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच वन इज आयनाइजिंग, विच वन इज नॉन आयनाइजिंग। तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, आज के बाद आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए। देखो, आयनाइजिंग में कितना वर्ड है, एक वर्ड है। नॉन आयनाइजिंग में कितना वर्ड है, 2 वर्ड है। तो जितने भी सिंगल वर्ड वाले वो हैं, लाइक आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सारी रेडिएशन किस में आ जाएंगी, ये सारी आपकी आयनाइजिंग में आ जाएगी। और जैसे जो डबल, जैसे आपका यूवी हो गया, विजिबल हो गया, ये सारे जो है ये यूवी हो गया। ठीक है, ये सारी आपकी जिसमें आ जाएंगी, ये सारी इसमें आ जाएंगी। तो इससे आपको याद रख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करेंगे तो इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड
जो है हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन में भी हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है अपने पास क्या, इथाइलिन ऑक्साइड, दूसरा होता है अपने पास फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन। ठीक है, दो तरीके का स्टरलाइजेशन इसमें होता है। इथाइलिन ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें होती है 60% की। टाइम जो होता है वो 4 to 6 आवर्स का होता है। कंसंट्रेशन जो होता है वो 300 to 450 माइक्रोग्राम मिलीग्राम पर लीटर होता है। और कंटेंट जो होता है वो 10 ppm का होता है। और टेम्परेचर वो सेम चीज रिपीट हो गई। टेम्परेचर इसमें अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इसमें भी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम ही होती है। टाइम उसमें 4 to 16 आवर था, इसमें 4 to 8 आवर है। उसमें गैसियस कंसंट्रेशन जो होता है 4 mg पर लीटर था, इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था। इसका अगर आप देखोगे तो कंपेरेटिवली बहुत ही कम कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा आज का लास्ट पार्ट जो है वो है हेपा फिल्टर्स के बारे में। तो हेपा फिल्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसका फुल फॉर्म है हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। इसमें अगर बात करें तो इसकी इफिशियंसी 99.97% की होती है। पार्टिकल साइज जो होता है वो 0.03 माइक्रोन मीटर। और इफिशियंसी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीओपी दैट इज डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ डीओपी की हमारा होता है 66.6 ppm अल्टरनेटिव टू डीओपी लिक्विड पैराफिन। और एफिशिएंसी जो होती है इसकी वो 99.97 जो हमने आगे बात करी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें तो अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर भी एक हमें देखने को मिलता है। अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर या यहाँ पे अल्ट्रा इफिशियंसी आप बोल सकते हो। ठीक, अल्ट्रा इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर भी वो भी सेम ही बात होती है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ इफिशियंसी होती है 99.997% होती है। यहाँ पे 99.97 थी, यहाँ 997 हो गई। और पार्टिकल साइज है 0.1 माइक्रोमीटर तक को रोक लेता है। फिर एक और आता है अपने पास वेरी इफिशिएंटली पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो इफिशियंसी होती है 99.999% होती है। पार्टिकल साइज सेम होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब जो हेपा फिल्टर्स होते हैं इनकी भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं उसकी भी हम बात कर लें। अगर उसकी आपको इफिशियंसी टेस्ट करनी है तो हमने यहाँ बताया डोप टेस्ट, डाइऑक्साइल हैलेट टेस्ट और डोप टेस्ट कर लो। अगर इंटीग्रिटी टेस्ट करनी है जो हम वंस अ ईयर करते हैं तो ओल्ड डीओपी टेस्ट कर लो। और एयर फ्लो रेजिस्टेंस के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ड्रॉप चेक करते हैं अक्रॉस द फिल्टर, जो कि मैनोमीटर्स के थ्रू किया जाता है। तो ये एक हमारा बेसिक चीज हो गई। नेक्स्ट, अब लेमिनार एयर फ्लो का पैरामीटर्स क्या होता है। फ्लो डायरेक्शन जो होता है लेमिनार एयर फ्लो में यूनिडायरेक्शनल होता है। तो वेलोसिटी जो होती है इसकी कितनी होती है, 80 to 120 फीट पर मिनट। लेमिनारिटी जो वेलोसिटी वेलोमीटर या एनीमोमीटर से डिटरमाइन करता है। और क्लीननेस जो होता है वो 100 एसेप्टिक एरिया होना चाहिए। और फ्लो रेट क्या होता है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड का फ्लो रेट आपको जरूरत होती है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। सीरीज का पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग ऐसी पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे किस पे, कल हम लोग बात करेंगे पोस्टोलॉजी पे। उससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, कैसे डोज कैलकुलेट की जाती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, चीजें सीरीज कैसी है, आपको मैंने नया कुछ ट्राई किया है मैंने अपने चैनल पे, तो आपको कैसा लग रहा है, आप अपना रिस्पांस देना चैनल। साथ में आप कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे क्विजेज नोट्स सारे अपडेट्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लो, तो मैं शॉर्ट नोट्स और सारी चीजें वहाँ भी डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से विजिट करके ले सकते हो। क्विज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो भी हमारी वेबसाइट पे है। और अगर आपको मेंटर बुकिंग दैट इज 1-to-1 मेरे से पर्सनल आपको गाइडेंस लेनी है, चीजों को आपको समझना है, कैसे आपको चीजें करनी है, कैसे आपको अपनी स्टडी प्लान करनी है, प्रिपरेशन प्लान करनी है, तो आप यहाँ पे जाके बुक करके सेशन बुक करके वो कर सकते हो। एक नॉमिनल सा चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, वहां से हम चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। कल हम लोग मिलेंगे पोस्टोलॉजी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।